This is R.K. Shukla, ex-faculty of LN as well as Akas, and nowadays at NEET Binayak YouTube channel. बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल कंट्रोल और हार्मोन और एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। और पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले एक बार ये देख लें कि एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या क्या लिखा है और एनसीईआरटी में कैसा कैसा डिस्कशन इसके बारे में है। चलिए एक बार बात करते हैं। चलिए, सो एनसीईआरटी में आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में ये जो हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 22 है और पेज नंबर 331 अच्छे तरह से याद रखना है। 11th आरबीसी का पेज नंबर 331 से 341 के बीच में है। ठीक है। इस पूरे चैप्टर में कुल मिलाकर 4 हेडिंग है। सबसे पहले 22.1 एंडोक्राइन इन ग्लैंड एंड हार्मोन, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में 22.2 ह्यूमन एंडोक्राइनिन सिस्टम और उसके बाद 22.3 हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सबसे बाद में हो जाएगा 22.4 मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। गॉट इट माय पॉइंट। तो इन सभी के बारे में हमें डिस्कशन करना है, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? 22.1 एंडोक्राइन इन ग्लैंड एंड हार्मोन और ये 11th एनसीईआरटी का पेज नंबर 331 है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो, सबसे पहले एक दो बातें हैं जो आपको समझाना है। एनसीईआरटी में सबसे पहले पेज नंबर 331 पर डिफरेंशिएट किया है। थोड़ा सा एक दो बातें आपको यहां पे समझाना है। पेज नंबर 331 पर एनसीईआरटी में न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल दोनों को डिफरेंशिएट किया है। किस किस को? न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। बच्चों, न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है? नर्वस सिस्टम से होता है, न्यूरॉन के थ्रू होता है। और केमिकल कंट्रोल कैसे होता है? हार्मोन के थ्रू होता है। हार्मोन केमिकल कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल, सबसे पहले इन दोनों के डिफरेंस को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो चलो इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं किसको? न्यूरल कंट्रोल को। तो ये एक डायग्राम आपके सामने आ रहा है, ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे। देखो, ये रिसेप्टर है हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में या कहीं भी आप देखें, हर जगह रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर से एक न्यूरॉन का स्टार्ट होता है। देखो, ये पहला न्यूरॉन है। कहां से चालू हो रहा है? रिसेप्टर से चालू हो रहा है। जहां पर ये न्यूरॉन खत्म होगा वहां पर दूसरा न्यूरॉन चालू हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जहां पर खत्म होगा वहां पर तीसरा न्यूरॉन चालू हो जाएगा। तीसरा खत्म होगा तो चौथा न्यूरॉन चालू चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद लगातार न्यूरॉन आगे बढ़ते रहेंगे और फाइनली कहां तक पहुंच जाएंगे? इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन क्या है? हमारी मसल्स हैं जो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब, जहां पर एक न्यूरॉन खत्म होगा वहां पर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब पॉइंट टू पॉइंट न्यूरल कनेक्शन है, नर्व फाइबर का कनेक्शन है। एक न्यूरॉन जहां खत्म होगा, मतलब जहां एक न्यूरॉन का एक्सोन होगा, उसके ठीक बाद क्या होगा? दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रोन होगा। और यहां जो मैसेज कन्वे होगा, यहां पर जो भी मैसेज कन्वे होगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लो कि अचानक से आपके हाथ को कोई भी टच करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो टच करने का मतलब थिग्मो रिसेप्टर।
थिग्मोरिसेप्टर आपकी बॉडी में कहाँ होता है? अच्छी तरह से याद रखना है, थिग्मोरिसेप्टर आपकी पूरी बॉडी में है। और थिग्मोरिसेप्टर के बाद सेंसरी ऑर्गन मतलब न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, न्यूरॉन पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक न्यूरॉन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये पहले ब्रेन में जाएगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का जो आदेश है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा इफेक्टर ऑर्गन या मसल्स तक। तो हाथ को आप पीछे हटा लोगे। और इस पूरी एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा? बहुत ही कम, लेस देन सेकंड। 1 सेकंड से भी कम समय कुल मिलाकर आपको इसमें लगेगा, ये याद रखना। दूसरी बात, जिस समय स्टिमुलस होगा उसी समय तुरंत एक्शन होगा, और स्टिमुलस खत्म हो जाएगा तो एक्शन खत्म हो जाएगा। मतलब ये एक्शन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। ये इसका जो एक्शन है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट? एक बार फिर से जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर से एक बार समझो जरा। देखो ये फिर से जरा, ये सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। जहां एक न्यूरॉन खत्म हो रहा है वहां दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। फिर जहां पर दूसरा न्यूरॉन खत्म होगा वहां तीसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, जहां तीसरा खत्म होगा वहां चौथा स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनली कहां पहुंच जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन और स्केलेटल मसल्स। हमारी बॉडी में जितना भी काम करता है, कौन करता है? स्केलेटल मसल्स। देखो यहां से स्टिमुलस स्टार्ट होगा, कैसा होगा? पॉइंट टू पॉइंट, और सेकंड के भी बहुत छोटे से हिस्से में यहां तक मैसेज पहुंच जाएगा। और एक बार मैसेज पहुंचेगा, एक बार काम होगा, उसके बाद काम बंद हो जाएगा। मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब अगले साइड में बढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ा हम जानने का प्रयास करें कि हार्मोन कैसे काम करता है। देखो ये जो है ये क्या है? एंडोक्राइनिन ग्लैंड है। ठीक है, ये एंडोक्राइनिन ग्लैंड है। एंडोक्राइनिन ग्लैंड क्या करेगा? हार्मोन को कहां डालेगा? ब्लड में पोर करेगा, ब्लड के अंदर हार्मोन को पोर करेगा। ठीक है, फिर ये ब्लड से होकर हार्मोन कहां तक जाएगा? ये टारगेट ऑर्गन तक जाएगा, इस बात को अच्छी तरह याद रखना है। कहां तक जाएगा? ये टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। जरा फिर से समझो, ये एंडोक्राइनिन ग्लैंड का सेल है। सेल ने किसका सिक्रेशन किया? हार्मोन का। हार्मोन कहां पहुंचा? ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा और अपने टारगेट तक जाएगा। मतलब पहले हार्मोन का सिंथेसिस होगा, उसके बाद सीक्रेशन होगा, फिर उसके बाद ब्लड से उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ब्लड से क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा, और उसके बाद वो टारगेट तक पहुंचेगा। गॉट इट माय पॉइंट? मतलब एक्शन में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार एक्शन शुरू होगा तो एक्शन लंबे समय तक जाएगा, इस बात को अच्छी तरह याद रखना। एक्शन लंबे समय तक जाएगा, इस बात को समझने की जरूरत है। एसजीआईटी में कुल मिलाकर ये 2-3 पॉइंट है जिनके बेस पर डिफरेंशिएट किया है किसको? न्यूरल कंट्रोल और एंडोक्राइनिन कंट्रोल। तो पहला अंतर किसका? नेचर का है। रैपिड सर्विस है न्यूरल कंट्रोल का, तुरंत हो जाता है। एंडोक्राइनिन का स्लो सर्विस है लेकिन देर तक चलता है। न्यूरल सिस्टम का टूल क्या है? न्यूरॉन। एंडोक्राइनिन सिस्टम का टूल क्या है? हार्मोन। और स्पेसिफिक न्यूरल सिस्टम कैसे काम करता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और एंडोक्राइनिन कैसे काम करता है? केमिकल इंटीग्रेशन। केमिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? हार्मोन बेसिकली क्या है? केमिकल्स है। तो ये हार्मोन को रिलीज करता है, और जब ये हार्मोन को रिलीज कर देता है तो हार्मोन अपना काम करता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट कर लें। एनसीईआरटी में पेज नंबर 331 पर जो दूसरा कंटेंट है वो क्या है? एक्सोक्राइनिन और एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना, याद रखना, याद रखना। एनसीईआरटी पर पेज नंबर 331 पर जो सेकंड कंटेंट है वो क्या है? एक्सोक्राइनिन एज वेल एज एंडोक्राइनिन ग्लैंड।
ठीक है, तो अब थोड़ा सा इनको हम डिफरेंशिएट कर लें, इनके बारे में डिफरेंस हम जानने का प्रयास करें कि कैसा एक्सोक्राइनिन ग्लैंड है और कैसा एंडोक्राइनिन ग्लैंड। चलिए एक डायग्राम यहां पर हम देखते हैं। अब देखिए इसमें जो लेफ्ट साइड में डायग्राम है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड किसका सीक्रेशन करता है? मेनली एंजाइम का सीक्रेशन करता है। इससे एक डक्ट निकलता है और डक्ट इसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? टारगेट ऑर्गन तक। जैसे ये एक्सोक्राइनिन ग्लैंड ने एक एंजाइम को बनाया, कभी स्वेट को बनाया, अलग अलग कंटेंट को बनाया, तो ये इस डक्ट से होकर सीधा सीधा टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? फिर से एक बार जरा ध्यान से देखो, ये एक्सोक्राइनिन ग्लैंड है, इसमें किसका सीक्रेशन करता है? एंजाइम का। इसमें डक्ट है, डक्ट सीधा सीधा टारगेट ऑर्गन तक जाता है, तो ये डक्ट से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? टारगेट ऑर्गन में, और ये अपना काम करेगा। ठीक है, क्योंकि इसे सीधा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचना है, डक्ट से पहुंचना है, तो इसे यहां तक पहुंचने में टाइम बहुत कम लगेगा। और जब टाइम कम लगेगा तो इसे इनएक्टिव करने की जरूरत नहीं, ज्यादातर एंजाइम का सीक्रेशन एक्टिव फॉर्म में होता है। फिर से एक बार ध्यान से देखो, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये डक्ट और ये टारगेट, इसने एंजाइम बनाया, यहां पहुंच गया। चूंकि इसमें डक्ट है तो ये कहलाता है डक्टेड ग्लैंड। अब एक बात याद रखना, एक्सोक्राइनिन ग्लैंड का जो टारगेट है उसकी संख्या ज्यादा नहीं होती है, 1 2 4 सेल होती है उसके टारगेट। तो वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? वहां तक डक्ट से पहुंचा जा सकता है। अब जरा आ जाओ एंडोक्राइनिन ग्लैंड में। राइट साइड का जो डायग्राम है ये किसका है? एंडोक्राइनिन ग्लैंड। अब देखो एंडोक्राइनिन ग्लैंड का सीक्रेशन क्या है? हार्मोन। और हार्मोन का टारगेट बहुत बड़ी संख्या में होता है। कभी ऐसा भी होता है, याद रखना, कभी ऐसा भी होता है कि पूरी बॉडी को हार्मोन की जरूरत होती है, बॉडी की एक एक सेल को हार्मोन की जरूरत होती है। कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम बात करें एसटीएच, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, ये कुछ ऐसे हार्मोन हैं जिनकी जरूरत बॉडी की एक एक सेल को होती है। तो अगर एक एक सेल को बॉडी की जरूरत है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, अगर एक एक सेल की जरूरत है या बहुत बड़ी संख्या में टारगेट है, तो ऐसे में या अगर बहुत बड़ी संख्या में टारगेट है, अच्छी तरह से याद रखना, तो ऐसे में ब्लड के थ्रू तो ऐसे में डक्ट के थ्रू टारगेट तक हार्मोन को पहुंचाना संभव ही नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? ऐसे में ऐसा करेंगे कि उसे डक्ट के थ्रू पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू डक्ट। अब कैसे पहुंचाएंगे जरा हम देख लेते हैं। देखो अभी अभी हमने बात किया था इसके बारे में, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखो ये एंडोक्राइनिन ग्लैंड, ठीक है, इसने क्या बनाया? हार्मोन बनाया। कहां डाल दिया? ब्लड में डाल दिया। और ब्लड बॉडी के प्रत्येक सेल के कांटेक्ट में आता है, तो ये इसके टारगेट के कांटेक्ट में भी आएगा। गॉट इट माय पॉइंट? अब जरा हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लें। ये एक्सोक्राइनिन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइनिन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाता है? एंजाइम। एंडोक्राइनिन ग्लैंड क्या बनाता है? हार्मोन। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होता है जिससे उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंडोक्राइनिन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ब्लड से होता है। एक्सोक्राइनिन ग्लैंड का टारगेट का नंबर कम होता है, और आमतौर पर अगर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को छोड़ दें तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एंजाइम कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं। जबकि हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइनिन ग्लैंड का अंतर है। एक्सोक्राइनिन ग्लैंड को आमतौर पर हम डक्टेड ग्लैंड कहते हैं, जबकि एंडोक्राइनिन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर लें। एक चार्ट मैंने बनाया, उसको देख लें। ये एक्सोक्राइनिन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइनिन ग्लैंड, ठीक है। इसको नहीं, ये चार्ट जो है, ये चार्ट अभी आगे आएगा और इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले जरा एक और चार्ट है उसको हम डिस्कस कर लें। एक और चार्ट यहाँ पर है जिसके बारे में हम बात कर लें तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखो अब देखो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइनिन ग्लैंड का चार्ट है। एक्सोक्राइनिन ग्लैंड का दूसरा नेम क्या है? डक्टेड ग्लैंड।
अच्छी तरह से देखना भाई, एक्सोक्राइनिन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? डक्टेड ग्लैंड। और एंडोक्राइनिन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है। मोड ऑफ सीक्रेशन एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे करता है? डक्ट और ट्यूब से। एंडोक्राइनिन ग्लैंड कैसे करता है? डायरेक्टली इनटू ब्लड, मतलब ब्लड में पोर करता है, ब्लड में छोड़ता है। अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन क्या है? एंजाइम है, म्यूकस है, सलाइवा है, ईयरबैक्स है, ऑयल है और मिल्क है। एंडोक्राइनिन ग्लैंड का क्या है? हार्मोन। फिर यहां पर एग्जाम्पल का बात किया, तो एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, किसका? एक्सोक्राइन का। मैमेरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है। जबकि एंडोक्राइनिन ग्लैंड का क्या है? थायराइड है, थाइमस है, एड्रीनल ग्लैंड। अब यहां पर हार्मोन का जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं। याद रखना बच्चों एक बात यहाँ पे याद रखना, अभी हम केवल बात कर रहे हैं 11th एनसीईआरटी के 331 पेज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। 332, 334, 335 इन सब के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं 331 और 331 पेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें हार्मोन का एक मॉडर्न डेफिनेशन है, जरा उस डेफिनेशन को हम देख लें। हार्मोन का मॉडर्न डेफिनेशन, एक फॉर्मूला हमने यहां लिया, NIT। NIT, ठीक है, नीट। ठीक है। N फॉर नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब हार्मोन कैसा होता है? नॉन न्यूट्रिएंट होता है। इस बात को याद रखना है। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है? अगर किसी कंटेंट से आपको एनर्जी मिल सकती है तो वो न्यूट्रिएंट कहलाता है, लेकिन हार्मोन से एनर्जी नहीं मिल सकती, तो ये फूड मटेरियल की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता, और इससे आपको नरिशमेंट भी नहीं मिल सकता और कुछ भी नहीं मिल सकता, तो ये नॉन न्यूट्रिएंट। दूसरा, इंटर सेलुलर मैसेंजर है। एक सेल से निकलकर दूसरे सेल के साइड में जाता है, और एक सेल का मैसेज, मतलब एंडोक्राइनिन ग्लैंड का जो सेल है उसका मैसेज टारगेट ऑर्गन के सेल तक पहुंचाता है, मतलब ये इंटर सेलुलर मैसेंजर है। और तीसरा क्या है? ट्रेस एलिमेंट। इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में इसका सीक्रेशन होता है। तो बच्चों अच्छे से याद रखना, ये नॉन न्यूट्रिएंट है, मतलब इसका इस्तेमाल भोजन में नहीं हो सकता। इंटर सेलुलर मैसेंजर है, मतलब सेल के अंदर ही काम नहीं करता, इंट्रा सेलुलर नहीं है। टारगेट एंडोक्राइनिन ग्लैंड की सेल से निकलकर ये कहां तक जाता है? टारगेट सेल तक जाता है। तो ये NIT याद रखना, जब भी इसका डेफिनेशन आए तो NIT अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफ्यूज एंडोक्राइनिन ग्लैंड। एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी ने एंडोक्राइनिन ग्लैंड को डिफाइन करने का, कैटेगराइज करने का एक और तरीका इस्तेमाल किया है, एक नया तरीका इस्तेमाल किया है। क्या नया तरीका इस्तेमाल किया है? देखो, एनिमल किंगडम में हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात किया था कितने टाइप का है, सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम। बात किए थे कि नहीं किए थे बच्चों? बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, सेलुलर हम किस में पढ़े थे? फाइलम पॉरीफेरा। टिश्यू हमने पढ़ा फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? अच्छे से याद कर लो, हमने पढ़ा था ऑर्गन। और एस्के हेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक हमने पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। लेकिन ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी है। कैसे हैं, जरा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान से देखो, अगर कोई एंडोक्राइनिन ग्लैंड है जिसका ऑर्गेनाइजेशन या तो सेलुलर है या टिश्यू है, बच्चों जरा अच्छे से इस बात को समझ लेना, मतलब एंडोक्राइनिन ग्लैंड है लेकिन ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज उसका स्ट्रक्चर नहीं है, या तो सेल के ग्रुप से बना है या सेल के ग्रुप ने कुछ गुच्छे बना लिए, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन या तो सेलुलर है या टिश्यू है। बेटा अच्छी तरह से ये बात समझ लो, उसका ऑर्गेनाइजेशन या तो सेलुलर है या टिश्यू है। अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब लो लेवल का स्ट्रक्चर है, तो ऐसा एंडोक्राइनिन ग्लैंड क्या कहलाएगा? डिफ्यूज एंडोक्राइनिन ग्लैंड। याद रखना, ये एनसीईआरटी का डिस्कशन है।
ट्रेडिशनल बुक में ये नहीं मिलता। लेकिन अभी हमें पढ़ाई तो एनसीईआरटी के हिसाब से करना है ना, मेरे हिसाब से थोड़ी करना है। मेरा तो मन करता है मैं बहुत सारा आपको पढ़ा दूं। एक 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 आपको मजे की बात बताता हूँ। मैं 1998 में मैंने पढ़ाना शुरू किया, मतलब प्रोफेशनली पढ़ाना शुरू किया। तो 99 से 1998 से लेकर 2005 तक का एक पैटर्न था, अकॉर्डिंगली हमने नोट्स बनाया था। 2005 से लेकर 10 तक वो पैटर्न बदल गया, दोबारा से हम लोग नोट्स बनाए, उसको पढ़ाया। फिर उसके बाद 15 के बाद एनसीईआरटी सारे पैटर्न पर हावी है। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी पर काम कर रहे हैं। मेरा तो मन करता है कि मैं आपको बहुत सारी बातें पढ़ा दूं। जब किसी कंटेंट के बारे में बहुत सारी बातें आप जानते हो तो उसमें से छोड़कर पढ़ाना बड़ा ही कठिन काम होता है। लेकिन बच्चों, अभी मैं आपको अपना इंटेलिजेंस दिखाने के लिए यहां थोड़े बैठा हूं, मैं आपको आसानी से नीट में सिलेक्ट करवाने के लिए बैठा हूं। तो हम लोग केवल एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे हैं और यही बेस्ट पॉलिसी है, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब अच्छी तरह से याद रखना कि अगर एंडोक्राइनिन ग्लैंड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है या टिश्यू है तो वो क्या कहलाएगा? डिफ्यूज एंडोक्राइनिन ग्लैंड। एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसका बेटा, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे उल्टा हो गया है इस चार्ट में। उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या लीवर या किडनी या हार्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे रिवर्स हो गया है, मैं उसे ठीक करवा दूंगा। जो नीट विनायक टेलीग्राम चैनल पर जो आपको इसका पीडीएफ मिलेगा उसमें मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है। और अगर एंडोक्राइनिन ग्लैंड का जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइज एंडोक्राइनिन ग्लैंड। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड और पीनियल। ठीक है ना? तो एक बार फिर से बात को समझो कि हार्मोन का सीक्रेशन करने वाला जो साइट है, ग्लैंड है, अगर उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल सेलुलर है या टिश्यू है तो वो क्या कहलाएगा? डिफ्यूज और डाउटफुल एंडोक्राइनिन ग्लैंड। उसका एग्जाम्पल क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी और हार्ट। अब याद रखना, लीवर, किडनी और हार्ट, इनको अभी अभी हार्डली 10-15 साल में ही एंडोक्राइनिन ग्लैंड के फॉर्म में कंसीडर किया गया है। तो ये डाउटफुल एंडोक्राइनिन ग्लैंड कहलाता है। तो इसका अगर ये क्या कहलाएगा? डाउटफुल या डिफ्यूज। और अगर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसा ग्लैंड क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइज। इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड, पीनियल। ठीक है। फिर बच्चों यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही सब जो हमने डिस्कस किया है यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, वही वही सारा डिस्कशन यहाँ पर है। और तो बेटा इस कंटेंट में एक बार देख लो, ये डेफिनेशन, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल अगर है तो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइनिन ग्लैंड। एग्जांपल क्या है? पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड। और डिफ्यूज एंडोक्राइनिन ग्लैंड, डिफ्यूज या डाउटफुल अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल या टिश्यू लेवल। इसका एग्जाम्पल क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट। तो बच्चों कुल मिलाकर इतनी बातें हमें इसमें पढ़नी थी, कुल मिलाकर इतनी बातें हमें इसमें डिस्कस करना था, जिनको कि हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमने केवल 11th एनसीईआरटी का पेज नंबर 331 ही हम लोगों ने पढ़ा है, केवल इंट्रोडक्शन भर हमने देखा है। उसके आगे का अगले उसमें लेक्चर में रहेगा और 4 या 5 लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे और मेरी गारंटी है कंप्लीट करते करते ये आपको मेमोराइज हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट भी करो। ठीक है। हाँ, एक बात और, अगर कुछ ऐसे बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं जिनके लिए कोचिंग को अफोर्ड करना पॉसिबल ही नहीं है तो ऐसे बच्चों तक निश्चित रूप से मेरा वीडियो पहुंचाएं, मेरा चैनल पहुंचाएं, ताकि अंतिम अंतिम व्यक्ति को एजुकेशन दिया जा सके। ओके, ऑल द बेस्ट। दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे।